So next is source of aromatic hydrocarbon. जैसे कि मैंने बोला, सिंपल बेंजीन नहीं है जो कि एरोमेटिक है, इसमें नेफ्थालीन है, एंथ्रासीन है ना, फिनेंथ्रीन है, ये सारे एरोमेटिक की कैटेगरी में ही आते हैं, जाइलीन है। अब बात करते हैं कि ये मिलते कहाँ से हैं। तो इसके दो सोर्स हैं, मैं आपको बता दूं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इनके कितने सोर्स? दो सोर्स। फर्स्ट इज कोल। इसकी अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, destructive distillation of coal will give you this aromatic hydrocarbon. And number two is petroleum. नंबर वन इज कोल एंड नंबर टू इज पेट्रोलियम। तो ये दो ही थे। पहले 1950 तक कोल को यूज करा गया, और उसके बाद अभी पेट्रोलियम की हेल्प से ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे कोल की, तो क्या क्या कंटेंट उसके अंदर मिलेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। सो जब कोल मतलब कोयला। तो जब कोल को कितने टेम्परेचर के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 1270 टू 1675 केल्विन, इस टेम्परेचर तक हीट करते हैं, है ना। तो और ये भी किसकी प्रेजेंस में, अब्सेंस में, सॉरी, अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप कोल को हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, फिर ये डिकम्पोज कर जाता है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें से मिलते हैं। वो जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनका मैं एक फ्लो चार्ट फॉर्म में बना देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हीटर टू, कितना टेम्परेचर बताया याद है? 1270, 1675 केल्विन। You get two things. One is coke. कोक का मतलब क्या है? कोक मतलब सिंपली एक पाउडर रहेगा, रेजिड्यू जिसको हम बोल देते हैं। दिस इज सॉलिड रेजिड्यू, एंड नियरली 70% इज 70%। And on the other hand, second thing will be hot vapors and gases. Hot vapors and gases. ओके। अब ये जो गैसेस हैं, इनको क्या करेंगे? कूल करेंगे, या जो वेपर्स हैं उनको क्या करेंगे? कूल। तो कूल एंड पास्ड थ्रू वाटर। किस तरीके से अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलता है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो क्या किया, कोयले को गर्म किया बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, बिना एयर के, 1270 टू 1675 केल्विन। तो उसमें से दो चीजें होंगी, एक तो गैसेस वगैरह निकलेंगी, है ना, और एक क्या, सॉलिड बच जाएगा। वो जो सॉलिड बचा उसको बोल दिया कोक, और वो जो चीजें निकल रही थी, गैसेस थी या वेपर्स थे, उनको क्या कर दिया, ठंडा किया और पानी में से पास किया। तो पास करने के बाद हमारे पास दोबारा से दो चीजें मिलेंगी। नंबर वन विल बी condensed liquid, which is allowed to stand. And there is formation of two layer.
समझ आया क्या किया? ये जो हमारे पास गैसेस को ठंडा किया, इससे क्या मिला? एक लिक्विड मिला, और इसमें भी दो लेयर। ओके, अभी जो दो लेयर हैं इनको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक आपके पास रहेगी अपर लेयर, अमोनिकल लेयर, इसको मैं, व्हाट इज दिस? अमोनिकल लेयर, सिंपली अमोनिया आप बोल सकते हैं, अपर लेयर। अमोनिया को अगर पानी में डिजोल्व करते हैं, सेम यहां से मिलेगा, और इट विल बी नियरली 8 to 10%। दूसरी साइड कंडेंसेशन से जो हमें मिल रहा है, दैट विल बी कोल टार, लोअर लेयर जिसको मैं बोल रहा हूँ। और इसकी अगर परसेंटेज की बात करें, दिस विल बी 4 to 5%। तो ये तो आ गया कंडेंस्ड लिक्विड जो कि हमारे पास है, और दूसरी साइड हमारे पास आएगी कोल गैस। नेक्स्ट विल बी कोल गैस, और इसके अंदर एल्केन्स और एल्कीन्स होंगे, लो मॉलिक्यूलर मास वाले। सो कंटेन एल्केन्स एंड एल्कीन ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो यहां तक था आपका टोटल डिस्कशन। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ। कोल को हीट किया हाई टेम्परेचर के ऊपर, बिना एयर के, दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको सॉलिड, और एक साइड मिलेंगे वेपर्स और गैसेस। वेपर्स और गैसेस को जब आप ठंडा करेंगे और पानी में से पास करेंगे, तो यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। कंडेंस्ड लिक्विड, जिसको आप वैसे ही रहने देंगे, है ना, जिस भी फॉर्म में है वैसे रहने देंगे। होगा क्या, वहां से दो लेयर बन के आएंगी। एक लेयर होगी अमोनिकल लेयर, और एक लेयर होगी कोल टार। अमोनिकल लेयर 8 to 10% और कोल टार 4 to 5%। दूसरी साइड आ जाएगी कोल गैस। कोल गैस जो है, दैट विल बी एल्केन एंड एल्कीन विच आर हैविंग लो मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से आपके पास ये टोटल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बच्चे, सोए हुए हैं क्या? यस सर। अच्छा, तो अच्छा है, फिर सो लो आराम से। नहीं सर, नहीं सही है। नहीं तो आप ही ने तो बोला यस सर सोए हुए हैं। नहीं, आप बोले समझ आ गया सर, यस सर। बहुत लेट आया ना, तो इसका मतलब सोए हुए हैं फिर। चलो कोई बात नहीं। अभी रहता है मॉर्निंग में सारे सोए होते होंगे और आप लोग पढ़ रहे होंगे, फिर यस सर बोलना भी उनको लगता होगा कि यार पढ़, छोड़ दो पढ़ाई पूरी, हमें सोने दो बस, है ना? चलो नेक्स्ट बात करें। तो इसमें मैं पेट्रोलियम की अब बात करूंगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम से आपको कैसे मिलेंगे, है ना। अदरवाइज कोल टार का जो डिस्टिलेशन है, उससे हमें ये सारे प्रोडक्ट मिलने हैं। तो अगर वो डिस्कस करना है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो फ्रैक्शन ऑफ कोल टार डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन ऑफ कोल टार, सॉरी, डिस्टिलेशन। सो इसमें कौन कौन से फ्रैक्शन होंगे? फर्स्ट वन विल बी लाइट ऑयल। अब आपको बता रहा हूँ, ये जो आपने कोल्टार देखा ना, कोल्टार एक थिक लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, और गंदी सी स्मेल होती है इसकी। लेकिन ये अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक अच्छा सोर्स है, जैसे बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, 121314 डाइमिथाइल बेंजीन, जाइलिन जिनको बोलते हैं, नेप्थालीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया। इन सभी का अच्छा सोर्स है ना। तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि इससे हमें क्या क्या मिलेगा, किस किस टेम्परेचर रेंज में और मिलेगा, है ना। सो नंबर एक तो मिलेगा लाइट ऑयल, किस टेम्परेचर रेंज में? अप टू 443 केल्विन। और इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे? इट विल बी कंस्टिट्यूटिंग बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन। तो ये तीन चीजें मिलेंगी, बेंजीन,
टोलुइन और xylene। लाइट ऑयल जो कि टेम्परेचर रेंज किस रेंज में, अप टू 443 केल्विन तक मिलेगा। और इसमें तीन चीजें, बेंजीन, टोलुइन और xylene। ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूँ, जब आप इसकी करेंगे कोल टार की, तो क्या क्या मिलेगा। सेकंड, अगर हम बात करें मिडल ऑयल या कार्बोलिक ऑयल इसको बोलते हैं। जो मिडल ऑयल है ये टेम्परेचर रेंज 443 टू 503 केल्विन तक मिलता है। और इसमें जो आपको मिलेंगे कंपोनेंट, दैट विल बी फिनोल, नेप्थालीन एंड pyridine। फर्दर थर्ड अगर मैं बात करूं, दैट विल बी ऑफ हैवी ऑयल। हैवी ऑयल, हैवी ऑयल जो मिलेगा आपको 503 टू 543 केल्विन। 503 टू 543 केल्विन तक आपको मिलेगा। और इसके अंदर हायर फिनोल होंगे, मिथाइल फिनोल एंड हायर फिनोल। नेफ्थॉल होएगा इसमें, और नेफ्थालीन होएगा। फर्दर हैवी ऑयल के बाद नेक्स्ट जो, या क्रिसोट ऑयल भी इसको बोलते हैं, क्रियोसोट ऑयल। लेकिन नेक्स्ट मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट विल बी ग्रीन ऑयल या एंथ्रासीन ऑयल इसको बोलते हैं। ग्रीन ऑयल और एंथ्रासीन ऑयल। तो इसका टेम्परेचर रेंज 43 के ऊपर रहेगा, 543 टू 633। और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एंथ्रासीन रहता है। एंथ्रासीन इज द मेन कंपोनेंट। एंड सेकंड इज फिनेंथ्रीन। लास्ट वन आपके पास बचा होगा पिच, जिसको हम रेजिड्यू बोल देंगे, लेफ्ट रेजिड्यू। इसमें जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज नॉन वोलेटाइल। और अगर इसकी बात करें, सो इट विल बी कंटेनिंग 92 टू 94% ऑफ कार्बन। और इसको यूज किया जाता है, जैसे पेंट बनाते हैं, ब्लैक पेंट हो गया, वार्निश वुड के लिए जो रहता है, या वाटर प्रूफिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये था आपका कंपोनेंट किसके, कोल के, फर्दर कोल टार के डिस्टिलेशन के बाद जो हमें मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड कोल टार के ही आगे हैं ना। तो फिनोल, नेफ्थालीन, पिरिडीन, मिथाइल, हायर फिनोल, नेफ्थॉल, नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको कहाँ से मिल रहे हैं, कोल टार से मिल रहे हैं। तो कोल से मिला कोल टार, और कोल टार से फर्दर ये एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहे हैं। फर्दर मैं बात करने जा रहा हूँ सेकंड, जो कि मैं बोल रहा था पेट्रोलियम से। हाँ, सेकंड इज हाइड्रोकार्बन, aromatic हाइड्रोकार्बन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से किस तरीके से आपको अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। इसमें भी अलग अलग फ्रैक्शन आपके पास रहेंगे, और उनसे आप इनको कलेक्ट करते चले जाएंगे। सो क्रूड नेफ्था जो रहता है, आप इसको क्रूड ऑयल भी करके बोल सकते हैं, क्रूड नेफ्था, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एक प्रोडक्ट है ना। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेफ्था मिलेगा, क्रूड नेफ्था जिसको मैं बोल रहा हूँ। और ये हमें मिलता है 303 टू 343 केल्विन पर। ओके। और इसके अंदर मोस्टली क्या रहेंगे,
स्ट्रेट चेन एल्कीन रहेंगे। इट कंटेन स्ट्रेट चेन एल्कीन, जिनके अंदर कार्बन का नंबर क्या आएगा, 5 से लेके 11 तक रहेगा। ओके। इसकी अब ये जो क्रूड नेफ्था है, इसकी फर्दर आप क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शनेशन करेंगे, इसकी अगर फ्रैक्शनेशन करते हैं तो आपको मिलेगा पेट्रोलियम ईथर। एक आपको फ्रैक्शन मिलेगा पेट्रोलियम ईथर। और इसके अंदर 6 से लेके और 8 कार्बन वाला क्या हो सकता है, स्ट्रेट चेन एल्कीन हो सकता है। एल्कीन हैविंग 6 to 8 कार्बन एटम। नाउ अब ये जो आपके पास एल्कीन आए, इनको अगर आप रिफॉर्मिंग करते हैं, क्या कर देते हैं, रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, मैं आगे आके बात करूंगा। रिफॉर्मिंग नॉर्मली स्ट्रेट चेन जो एल्कीन या साइक्लो एल्कीन होते हैं, उनको अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए जो कंडीशन रहती है ना, अंडर सुटेबल कंडीशन, उसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। उसी को क्या बोल देते हैं, रिफॉर्मिंग बोलते हैं, है ना। तो आप समझ पा रहे हो वर्ड का मतलब रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग वर्ड क्यों यूज कर रहा है, उसका रीजन सिंपल, कि ये जो आपके अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मोस्टली बहुत अच्छे से इनका कंबस्शन होता है और अच्छे फ्यूल होते हैं इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट चेन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, या नहीं। जो स्ट्रेट चेन एल्कीन है या साइक्लो एल्कीन है, उनके कंपैरिजन में अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ज्यादा अच्छे फ्यूल की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक वर्ड रीफॉर्मिंग यूज किया जा रहा है ना। सो करें बात रिफॉर्मिंग। ये अगर आपको समझ आ गया कि करना क्या है, स्ट्रेट चेन एल्कीन। अब मैं रिफॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा कि कैसे इसको किया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर 6 से 8 तक जो कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन रहता है, उसको हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 670 केल्विन, और इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल कैटालिस्ट। तो इसके दौरान, है ना, पहले एल्केन की क्या होगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगी, और उसके बाद वो अरोमेटाइजेशन होके या डिहाइड्रोजनेशन जिसको हम बोल देते हैं, वो हो जाएगी, और आपके पास अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। मैं नॉर्मल एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हेक्सेन। तो हेक्सेन कैसे रहेगा, इट विल बी CH2, CH2। इस तरीके से, इसलिए क्योंकि रिंग बाद में मैंने बनाना है, तो मेरे को इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, CH2, CH2, CH2। सो दिस इज द कंपाउंड एन हेक्सेन। अब सबसे पहले क्या आएगा, जब आप इसको हीट करोगे कितने टेम्परेचर के ऊपर, 873 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, है ना, तो क्या हो जाएगी, देयर विल बी साइक्लाइजेशन, देयर विल बी साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन मतलब क्या, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे। अब हाइड्रोजन कौन कौन से पॉइंट से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तब जाके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाँ, तो साइक्लाइजेशन मतलब ये CH2, इधर को भी बॉन्ड बन गया, और इधर को तो पहले से ही था। ओके। फर्दर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट विल बी अगेन हीटिंग। अगर आप फर्दर इसको हीट करते हैं 873 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो क्या आएगी, अरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो अरोमेटाइजेशन जब होगा तो क्या, सिंपली डिहाइड्रोजनेशन इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे ना। अरोमेटाइजेशन मतलब डिहाइड्रोजनेशन।
एक सेकंड बच्चे, प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इश्यू है, 2 सेकंड के लिए मेरे को वेट वेट करना। हाँ जी बच्चे, ये चेक करना। इसके बाद फर्दर मैं बात कर रहा था किसके बारे में, साइक्लाइजेशन किस तरीके से होगी, रिफॉर्मिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो साइक्लाइजेशन करते वक्त क्या, अब यहाँ से ये था CS2 इस तरीके से ना, जब इसको हीट किया आपने प्लेटिनम के साथ एट द टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, दोबारा करना पड़ेगा रीजन बीइंग को, थोड़ा इश्यू था इसमें ना। तो साइक्लाइजेशन होगी, सबसे पहले तो हाइड्रोजन रिमूव होएगा, कहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमारे पास ये चीजें बन जाएगी, ये चीज आ जाएगी साइक्लोहेक्सेन, CS2, 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 है ना, साइक्लोहेक्सेन। फर्दर इसका डीहाइड्रोजनेशन या अरोमेटाइजेशन होएगा प्लेटिनम कैटालिस्ट 873 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ से 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक यहाँ से और यहाँ से, दूसरा यहाँ से और यहाँ से, तीसरा यहाँ से और यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग। इस तरीके से रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से रिफॉर्मिंग। सेम चीज आप दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी लिख सकते हैं रिएक्शन कि किस तरीके से रिफॉर्मिंग होएगा। ठीक है, इसको प्लेटफॉर्मिंग भी बोल देते हैं, रीजन बीइंग इसमें प्लेटिनम यूज किया जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है अगर आपको पता रखना है तो। आगे बात करें बच्चे, रिफॉर्मिंग करते किस लिए हैं? मैंने आपको वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, लेकिन और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 पॉइंट हैं जिनके लिए रिफॉर्मिंग करते हैं, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दो है। नंबर एक, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो आपके aromatic हाइड्रोकार्बन है, दे आर बेटर फ्यूल इन कंपैरिजन टू दीज एलिफेटिक, है ना। तो इसीलिए एलिफेटिक को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड वन, अगर हम बात करें, अ, अगर आपको मैन्युफैक्चर करने हैं क्या, टू मैन्युफैक्चर aromatic compounds such as benzene, phenol, xylene, toluene, है ना, ये सारे, बेंजीन, टोलुइन एंड xylene, तो इनको बनाने के लिए भी हमें रिफॉर्मिंग की जरूरत पड़ रही है ना। मेन ऑब्जेक्टिव यही है, तो इनको बनाना कहाँ से, एल्केन से और साइक्लो एल्केन से, फ्रॉम एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये बनते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। सिंपली बेंजीन के ऊपर मैं रहूंगा, उसके बाद फिर अरोमेटिक, एंटी अरोमेटिक, नॉन अरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जो बेंजीन है इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन, पहले जो उसका स्ट्रक्चर था, पहले और भी स्ट्रक्चर हमारे पास आए, मैं उन स्ट्रक्चर को अगर बता दूं, अभी तो हम क्यू स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन पहले एक दीवार स्ट्रक्चर है, वो कैसे है, इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर दीवार स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। मतलब 1867 के अंदर ये रहा। फिर एक क्लॉज स्ट्रक्चर हुआ, क्लॉज स्ट्रक्चर आपको बताऊं किस तरीके से, ये दिस इज क्लॉज स्ट्रक्चर।
1867। एक इसी तरीके से बेयर स्ट्रक्चर हुआ। मतलब बेंजीन का जो अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है, इससे पहले की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन सारी कहानी को ना बता के केवल तीन स्ट्रक्चर के ऊपर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर पहले दिए गए थे कि भाई ऐसा होता है बेंजीन। लेकिन बाद में पेयर, 1892। तो ये थे। अब क्या वजह थी कि बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम असाइन नहीं कर पा रहे, है ना? बेंजीन के स्ट्रक्चर को असाइन नहीं कर पा रहे थे, उसका रीजन क्या था? सिंपल सी चीज, बेंजीन का सबसे पहले फॉर्मूला वो क्या था? दैट वाज C6H6। उसकी हमने बात करी। अभी जो बेंजीन का फॉर्मूला है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 8 हाइड्रोजन एटम लेस हैं कॉरस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड एल्कीन के। आप सिंपल ही सोचो, अगर मैं एक एल्कीन सोचूं जिसके अंदर 6 कार्बन हो, तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन होएगा, उसका फॉर्मूला आएगा C6H14। लेकिन इसमें और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस कितने का है? 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो अगर 8 हाइड्रोजन कम है, सिंपली आप यहां से स्टार्ट करो। इथेन मॉलिक्यूल के अंदर 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसमें से अगर आप सिंपली 2 हाइड्रोजन कम कर दो, एक ये और एक ये, तो एक डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ने तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। जब इस तरीके के 8 हाइड्रोजन, ये तो मैंने दो की बात करी, 8 हाइड्रोजन अगर कम हो जाएंगे, है ना, तो 8 हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हुआ अनसेचुरेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, है ना? सो इफ देर आर 8 atom लेस देन corresponding unsaturated, sorry, this is saturated